देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई से शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। हाल ही में सरकार ने रेल सेवा की फिर से शुरुआत की और अब घरेलू उड़ानें भी 25 मई यानी सोमवार से शुरू होंगी। हरदीप पुरी ने अपने ट्वीट में बताया कि सभी हवाई अड्डों और विमान सेवाओं को इस बारे में सूचित किया जा रहा है। इस बारे में नागर विमानन मंत्रालय अलग से निर्देश जारी कर रहा है। बता दें कि इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को एक ट्वीट कर कहा था कि हवाई सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी है, उन्हें भी इसके लिए तैयार होना होगा। इससे पहले 15 मई को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई ने यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना, वेब चेक इन करना और बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट लाना अनिवार्य रखा गया था। एएआई ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। मास्क पहनने सहित दूसरे सुरक्षात्मक कदम उठाना जरूरी होगा। मुसाफिरों को 4 फीट की सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। बोर्डिंग कार्ड प्रिंटिंग के बजाय वेब चेक इन करना होगा और उसका प्रिंट आउट साथ रखना होगा। मुसाफिरों को अपने हाथ समय समय पर धोने होंगे या फिर सैनिटाइज करने होंगे। 350 ml की सैनिटाइजर की बोतल हर समय अपने साथ रखनी होगी। मुसाफिरों को एयरपोर्ट स्टाफ के साथ सहयोग करना होगा। गौर करने वाली बात है कि 25 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन के समय से ही उड़ानों पर पाबंदी लगी है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक होगा। सरकार की ओर से धीरे धीरे ज्यादातर पाबंदियां खत्म की जा रही हैं। रेलवे ने मंगलवार को 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का भी फैसला लिया था। ये ट्रेनें 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन चलेंगी। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फन के कारण भारत और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को हटाया गया है। कोलकाता के स्थानीय पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान के असर से राजधानी कोलकाता समेत 7 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। तटवर्ती इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। पानी तटबंध पार करके सड़कों पर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर दुकानें और बाजार बंद हैं। राज्य के 7 जिलों में तूफान के असर का अंदेशा है। 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सुंदरबन में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान के जमीन पर टकराने का अंदेशा है। हावड़ा और सियालदह स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों के पहियों को मोटी जंजीरों से पटरियों के साथ बांधा गया है ताकि वे तूफान से आगे पीछे ना हिलें। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही बंद है। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने भुवनेश्वर दिल्ली के बीच चलने वाली कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए तूफान ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अम्फन सोमवार दोपहर बाद और गहराकर सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से निकाला गया है। अक्टूबर 1999 के बाद ये पहला मौका है जब बंगाल की खाड़ी में कोई सुपर साइक्लोन बना हो। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि 20 से ज्यादा राहत दलों को तैनात किया गया है, जबकि कई टीमों को वक्त आने पर उतारा जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण दोनों देशों में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में सरकारी कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि अम्फन दशक का सबसे बड़ा तूफान है। ऐसा अनुमान है कि ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट पर पहुंचेगा, जो चक्रवाती तूफान की 5वीं श्रेणी के बराबर होगा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अधिकारियों का कहना है कि ये 2007 में आए चक्रवाती तूफान सिद्र के बाद सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान होगा। सिद्र तूफान से 3500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तट से टकराने के बाद इस तूफान की गति कम होने की संभावना है। भारत के मौसम विभाग का कहना है कि तूफान के कारण समुद्र की लहरें 10 से 16 फुट रहने का अनुमान है। ये तूफान ऐसे समय पर आ रहा है जब कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित है और लाखों लोग अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा उन राज्यों में शामिल हैं जहां पर भारी संख्या में लोग लौट रहे हैं। ओडिशा ने अब उन ट्रेनों को रद्द कर दिया है जो 18 से 20 मई के बीच हजारों प्रवासी मजदूरों को वापस लाने वाली थीं।
तूफान के कारण कई जिलों में अधिकारियों ने लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी है और राज्य सरकार से निवेदन किया है कि उनके रहने की व्यवस्था की जाए। बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन मंत्री ने बीबीसी से कहा कि उनकी योजना 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की है। सोशल डिस्टेंसिंग की जा सके इसके लिए अतिरिक्त शेल्टर होम बनाए गए हैं और फेस मास्क भी बांटे गए हैं। हालांकि भारत में शेल्टर होम को लेकर भी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। ओडिशा में 800 से अधिक शेल्टर होम्स में से 250 का इस्तेमाल कोरोना वायरस क्वारंटीन सेंटर्स के रूप में किया जा रहा है। भारत में सुंदरवन द्वीप के नज़दीक 50,000 लोगों को निकाला गया है। 1999 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान के बाद ये शक्तिशाली चक्रवाती तूफान है। 1999 में ओडिशा के तट पर आए तूफान से 9,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। भारत के मौसम विभाग ने इलाके के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और मछुआरों को सलाह दी है कि अगले 24 घंटों के लिए दक्षिण बंगाल की खाड़ी में ना जाएं और 18 से 20 मई तक उत्तर बंगाल की खाड़ी में न जाएं। लंबे लॉकडाउन के बाद खाड़ी के हवाई अड्डों पर फिर से थोड़ी चहल पहल है। 90 साल की थरिसिम्मा बहू बेटे के साथ कोची जा रही हैं। എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് തന്നെ പോകാനുള്ളൊരു ചാൻസ് കിട്ടി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് 90 years old and her son is with her. वापस लौटने वालों में गर्भवती महिलाओं, रोगियों, बूढ़ों और मुसीबत में फंसे कामगारों को प्राथमिकता दी जा रही है। वापस आने के लिए पहले पास के दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, मगर हफ्तों से हजारों किलोमीटर दूर फंस गए लोग घबराए हुए हैं। कुवैत के कैंप में रह रही 3 महिलाएं अपना दुख बयान करते करते रोने लगीं। रेस्पेक्टेड मुख्यमंत्री सर, जगन मोहन रेड्डी सर, नमस्कार। हम कुवैत में हैं, हम क्या बताएं। यहाँ पे हम सब लोग को मिला के एक ही जगह रखा गया है, जहाँ पे कोरोना वायरस के लोग भी है, हम लोग भी है। लोगों के रहने के लिए मेहमान मुल्कों की हुकूमतों ने स्कूलों, विला और दूसरी जगहों पर इंतजाम किए हैं, लेकिन नौकरी से बाहर हो गए लोगों या जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं या जो घूमने गए और वहां जाकर लॉकडाउन की वजह से अटक गए हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। लोग सड़कों के किनारे रहने को मजबूर हैं। अबू धाबी की एक पेट्रोलियम कंपनी में कुछ दिनों के लिए काम पर आए 1500 मजदूर वहां फंस गए और उनमें से एक की मौत हो गई, जिससे मजदूरों में खासा गुस्सा दिखा। एक आदमी मर गया इधर बीमारी की वजह से। कंपनी दवा नहीं करा रही है, ठीक से खाना नहीं दे रही है, जिसके वजह से हम सभी इंडियन लोग इधर बीमार हैं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग बीमार हैं। पहले हम लोग सही थे, लेकिन अभी हम लोग बीमार होते जा रहे हैं। और आपको सूझता नहीं है मोदी जी, आप जो है हम लोग का फ्लाइट नहीं देते हैं, स्पेशल फ्लाइट देते हैं केवल बड़े लोगों के लिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वर्कर लोगों का फ्लाइट दीजिए, ताकि यहाँ से हम लोग सही सुरक्षित अपने घर को पहुँच जाए। From 4 days, why you put inside 6 people, sir? From 4 days, you don't know, sir. 6 people inside, you don't know, sir. No need, sir. Now 4 days finish. कुवैत के कैंप में मौजूद ये लोग पासपोर्ट खो जाने, स्पॉन्सर के जरिए पासपोर्ट वापस ना करने, वीज़ा एक्सपायर हो जाने वगैरह से वहां से वापस नहीं हो पा रहे हैं। बहुतों के पास टिकट खरीदने को पैसे नहीं। भारत के लिए उड़ानें जारी हैं, लेकिन वायरस के फैलाव को रोकने का चैलेंज भी बना हुआ है। कोरोना नेगेटिव को ही प्लेन बोर्ड करने की इजाज़त है। उतरने के बाद पैसेंजर्स को 14 दिनों के क्वारंटाइन में भी जाना होगा, लेकिन केरल पहुंचे 2 लोगों को 2 दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना संक्रमण के प्रभाव से भारत का सबसे धनी माना जाने वाला केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी अछूता नहीं है। इसके श्रद्धालु उत्तर भारत में भी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन फिलहाल इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब बताई जा रही है। आमतौर पर रोजाना 2 से
3 लाख रुपए का दान या चढ़ावा पाने वाले इस मंदिर में ऑनलाइन चढ़ावे से हर दिन सिर्फ 10 से 20 हजार। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कार्यकारी अधिकारी वी रथीसन ने बीबीसी से कहा कि अपने 307 कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उन्हें बैंक में जमा धनराशि निकालनी पड़ रही है। कभी इस मंदिर में 5 से 10 हजार की संख्या में श्रद्धालु आते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब कोई नहीं आ रहा है। मंदिर प्रशासन लॉकडाउन की वजह से मार्च और अप्रैल में हुए नुकसान का आकलन कर रहा है, जो करीब 4 से 6 करोड़ रुपए के बीच है। दक्षिण भारत के तमाम दूसरे धार्मिक स्थल भी ऐसे ही संकट से जूझ रहे हैं, जिनमें सबरीमला मंदिर भी शामिल है, जिसकी आर्थिक हालत काफी खराब बताई जा रही है। त्रावणकोर देवसोम बोर्ड TDB के चेयरमैन N बासु ने बीबीसी को बताया कि वे अपने कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति में नहीं हैं और कई कर्मचारियों का वेतन 25% तक काटा जा रहा है। TBD केरल में करीब 125 मंदिरों का प्रबंधन देखता है, इनमें सबरीमला मंदिर भी शामिल है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद से इन मंदिरों में पैसा आना बंद हो गया है। TDB की देखरेख में जितने भी मंदिर हैं, उनमें अकेले सबरीमला से 100 करोड़ रुपए आते थे, बाकी के 100 करोड़ रुपए अन्य सभी मंदिरों को मिलाकर आते थे। केरल के दूसरे अमीर मंदिर गुरुवायूर की स्थिति बाकियों की तुलना में थोड़ी बेहतर है। मंदिर के एक कर्मचारी ने कहा कि वो किसी तरह स्थिति को संभालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कोल्लूर के मूकांबिका मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अभिलाष PV ने बीबीसी को बताया कि सामान्य स्थिति लौटने में 1 साल या उससे भी अधिक समय लगेगा। इस मंदिर की सालाना कमाई 40 करोड़ रुपए से अधिक है। महीने का खर्च करीब 90 लाख रुपए है और 3 महीनों यानी कि मार्च, अप्रैल और मई में स्थायी स्टाफ और आउटसोर्स स्टाफ को सैलरी दी गई है। इसके अलावा जो लोग दैनिक चढ़ावे पर निर्भर थे, उन्हें अब कुछ भी नहीं मिल रहा। मूकांबिका मंदिर में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और साथ ही श्रीलंका और जापान से भी श्रद्धालु आते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे और उनकी पत्नी मैत्री की भारत यात्रा के दौरान मूकांबिका मंदिर वो पहली जगह थी जहां वो गए थे। इसी तरह कुक्के सुब्रमण्य मंदिर को 3 महीनों में करीब 22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मंदिर के एक कर्मचारी ने बताया कि हम कर्मचारियों को वेतन तो दे रहे हैं, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कुक्के सुब्रमण्य मंदिर में दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, साथ ही महाराष्ट्र से सेलिब्रिटी यहाँ आया करते हैं। इनमें ऐश्वर्या राय और सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक के मंदिरों की स्थिति भी केरल और तमिलनाडु जैसी ही है और वहाँ बहुत सारे मंदिरों में चढ़ावा आना बंद है, जिसकी वजह से पुजारियों को 1000 रुपये कीमत की राशन किट सरकार मुहैया करा रही है। कुल मिलाकर सिर्फ कर्नाटक में ही मंदिरों में आने वाला चढ़ावा रुकने से करीब 133 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। My father is currently hospitalized due to blood cancer. Additionally, he got attack on pneumonia. So he is currently surviving on ventilators. His condition is very critical. I request Indian government to help to get to Hyderabad. I am the only son to take care of him. I hope government will do favor for us. This is a dire situation faced by me and my family in the US. I'm a OCA holder, and my father, who is in Chennai, is critically ill and admitted to a private facility on a ventilator with sepsis and kidney injury. There is no one with my father for the last several weeks. He is in the ICU and his condition is acutely worsening. My mother, she is old and frail and she's at home, and there is no help for her either. None of my family could travel within India also. I really have tried to represent to the Indian government to explain the entire situation, and I hope they'll make a decision soon to allow OC holders like me to board the evacuation flight so I can soon be back with my family.
अप्रैल में मेरे पापा की मुंबई में डेथ हो गई। मैं मुंबई जाना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं OCI कार्ड होल्डर हूँ, मुझे इवैक्यूएशन फ्लाइट पर जाने की परमिशन नहीं मिल रही है। आप देखें, ये OCI कार्ड को हमें इस एक आदेश से जो पराया कर दिया। हम भी माँ भारती की उतनी ही सेवा करना चाहते हैं जितना एक हिंदुस्तानी भारत में रह के कर रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर दोनों देश अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। अक्साई चीन में स्थित गालवन घाटी को लेकर दोनों देशों के बीच इस तनाव की शुरुआत हुई थी। भारत का कहना है कि गालवन घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए हैं। इसके बाद भारत ने भी वहां फौज की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं चीन का आरोप है कि भारत गालवन घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। मई में दोनों देशों के बीच सीमा पर अलग अलग जगह टकराव हो चुका है। 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकू ला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई थी। उसी दौरान लद्दाख में LAC के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से पेट्रोलिंग शुरू कर दी। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने भी चीन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां कुछ असामान्य गतिविधियां देखी गई थीं। ऐसी घटनाओं पर हम करीब से नज़र रखे हुए हैं और ज़रूरी कार्रवाई भी करते रहते हैं। ऐसे मामलों में ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। वहीं थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव के बाद पिछले हफ्ते कहा था कि चीन के साथ लगी सीमा पर भारतीय सैनिक अपनी स्थिति पर कायम हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास का काम चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया था कि इन झड़पों में दोनों देशों की सेनाओं के सैनिकों का व्यवहार आक्रामक था, इसलिए उन्हें मामूली चोटें भी आई हैं। चीन ने इस तनाव की वजह भारत को बताया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में सोमवार को प्रकाशित एक आर्टिकल में गालवन नदी क्षेत्र में तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार बताया गया है। अखबार ने चीनी सेना के हवाले से कहा है कि भारत ने इस इलाके में रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण किए हैं। इसकी वजह से चीन को वहां सैन्य तैनाती बढ़ानी पड़ी है। भारत ने इस तनाव की शुरुआत की है, लेकिन हमें यकीन है कि यहाँ डोकलाम जैसे हालात नहीं बनेंगे जैसे साल 2017 में हुआ था। भारत कोविड-19 की वजह से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है और जनता का ध्यान हटाने के लिए उसने गालवन में तनाव पैदा किया है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि गालवन घाटी चीनी इलाका है। भारत द्वारा उठाए गए कदम सीमा संबंधी मुद्दों पर भारत और चीन के बीच हुए समझौते का उल्लंघन करते हैं। भारत मई की शुरुआत से ही गालवन घाटी में सीमा पार कर रहा है और चीनी इलाके में घुस रहा है। गालवन घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। गालवन घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अक्साई चीन पर भारत और चीन दोनों अपना दावा करते हैं। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार SD मुनी बताते हैं कि ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। साल 1962 की जंग के दौरान भी गालवन नदी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, भारत में भी मामले 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं और चीन पर यूरोप और अमेरिका बार बार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के एक नए विवाद में पड़ने की आखिर क्या वजह है? SD मुनी कहते हैं कि भारत इस वक्त उन क्षेत्रों में अपना दावा मजबूत करना चाहता है जिन्हें अपना मानता है, पर वो विवादित हैं। वह बताते हैं कि इसकी शुरुआत तो साल 1958 से हो गई थी, जब अक्साई चीन में चीन ने सड़क बनाई थी जो कराकोरम रोड से जुड़ती है और पाकिस्तान की तरफ भी जाती है। जब सड़क बन रही थी तब भारत का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन सड़क बनने के बाद भारत ने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस पर आपत्ति जताई थी। उस वक्त से ही भारत कह रहा है कि अक्साई चीन को चीन ने हड़प लिया है, लेकिन तब भारत ने इस पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की थी।
अब कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि भारत को अपना दावा करना है। जैसा कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर भारत ने अपना दावा मजबूत करना शुरू कर दिया है, उसी संदर्भ में अक्साई चीन में भी गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन अब चीन को इससे परेशानी होने लगी है। एसडी मुनि बताते हैं कि चीन गालवन घाटी में भारत के नियंत्रण को गैर कानूनी इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत चीन के बीच एक समझौता हुआ है कि LAC को मानेंगे और उसमें नए निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन चीन वहां पहले ही जरूरी सैन्य निर्माण कर चुका है और अब वो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अब भारत भी वहां पर सामरिक निर्माण करना चाहता है। पीओके से लेकर अक्साई चीन पर भारत की बदलती रणनीति की वजह क्या है? क्या भारत असुरक्षित महसूस कर रहा है या वो आक्रामक हो गया है? एसडी मुनि के मुताबिक भारत आक्रामक नहीं हुआ है बल्कि मुखर हो गया है। जिन जगहों पर वो अपना अधिकार बताता रहा है, अब उन पर अधिकार जताने लगा है। वह कहते हैं कि साल 1962 के मुकाबले आज का भारत बेहद सशक्त भारत है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये मजबूत है। उसके अलावा चीन जिस तरह से उभर कर आया है उससे खतरा बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान से भी भारत के संबंध बेहद खराब चल रहे हैं और इससे खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में भारत सरकार को लग रहा है कि उसे अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए। अगर अक्साई चीन में भारत सैन्य निर्माण करता है तो वहां से चीन की सेना की गतिविधियों पर नजर रख पाएगा। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने एक रिसर्च फेलो के हवाले से लिखा है कि गालवन घाटी में डोकलाम जैसी स्थिति नहीं है। अक्साई चीन में चीनी सेना मजबूत है और तनाव बढ़ाने पर भारतीय सेना को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस संबंध में जानकारों का मानना है कि चीन की स्थिति वहां पर मजबूत तो है, जिसका भारत को नुकसान हो सकता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते चीन अभी कूटनीतिक तौर पर कमजोर हो गया है। यूरोपीय संघ और अमेरिका उस पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं, जबकि भारत ने अभी तक चीन के लिए प्रत्यक्ष तौर पर कुछ खास नहीं कहा है। ऐसे में चीन भारत से संतुलित रुख अपनाने की उम्मीद कर रहा है। भारत इस मोर्चे पर चीन से मोल तोल करने की स्थिति में है। कोरोना काल में दो देशों की सीमाओं पर तनाव पैदा होने से क्या उन पर दबाव बढ़ेगा? चीन ने भारत पर कोरोना के मामलों से ध्यान भटकाने के लिए सीमा विवाद पैदा करने का आरोप लगाया है। इस पर एसडी मुनि कहते हैं कि कोरोना वायरस से लड़ाई अपनी जगह है और देश की सुरक्षा अपनी जगह है। चीन भी दक्षिण चीन सागर में अपने सैन्य निर्माण का विस्तार कर रहा है। दुनिया कोरोना वायरस से निपटने में व्यस्त है, लेकिन फौज तो कोरोना वायरस से नहीं लड़ रही है। फौज अपना काम करेगी। ये सामरिक महत्व के मसले हैं जो कोरोना से पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए चीन का ये दावा ठीक नहीं है।